सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया हुआ था, हमने प्रीवियस लेक्चर को एंड इसी टॉपिक पे किया था और इसी टॉपिक के बारे में आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया था मैंने। और मैंने इसके साथ साथ प्रीवियस लेक्चर में आपको हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बताया था। मैंने बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो होता है, मतलब इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ज्वाइंटली या कंबाइंडली ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल को मेलपिगियन बॉडी या फिर रिनल कप सेल्स कहा जाता है। और मैंने मेलपिगियन बॉडी का क्या किया था, मैंने उसका हिस्टोलॉजी का डायग्राम बताया हुआ था, जिसमें मैंने बताया कि बॉमन्स कैप्सूल की जो लेयर हैं, वो बॉमन्स कैप्सूल जो है वो दो प्रकार के लेयर से बने होते हैं। उनका कंपोजिशन क्या होता है, किस प्रकार की सेल्स वहाँ पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में भी स्टडी किया था कि अगर हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करें, मतलब परागनिस्यंदी झिल्ली की बात करते हैं, तो उसके निर्माण करने के लिए कौन कौन से लेयर्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, जिससे कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हमने इन सभी बेसिक पॉइंट को प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर लिया है। और इस लेक्चर में हमारा जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है जिसे हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ये क्या है, हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के साथ साथ हम इसी लेक्चर में डिफरेंट टाइप के डिजीजेस की बात करेंगे जो कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या है, संबंधित होते हैं। देखिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन का बेस क्या होता है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन का जो बेस होता है वो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो इस आधार पे भी इसको जो है क्लासिफाई किया जाता है। मैंने आपको कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब संरचना के आधार पर, एंड द पोजीशन इन द किडनी। अब नेफ्रॉन की जो है पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर भी इसको क्लासिफाई किया जाता है, एज वेल एज द साइज ऑफ द हेनले लूप, है ना। मैंने कहा साइज ऑफ द हेनले लूप जो है नेफ्रॉन में कितना है, उसके साइज पर भी जो है इसको डिवाइड किया जाता है। इन सभी बेसिस पे या इन सभी आधार पे नेफ्रॉन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हम यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करेंगे। कितने, मैंने कहा हम यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करेंगे। मैं आपको एक और बार बता दूं कि यहाँ पे किडनी में नेफ्रॉन की पोजीशन क्या है, साथ साथ यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और किडनी में पोजीशन से मतलब ये है, आप जानते हैं कि किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स और एक पार्ट होता है मेडुला। तो हम ये देखेंगे कि नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट जो है कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा पार्ट जो है इसके मेडुला में प्रेजेंट होता है। साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो हेनले का लूप है नेफ्रॉन में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है, यू शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में आपने कल के लेक्चर में प्रीवियस डायग्राम में डिस्कस कर लिया है। तो ये जो हेनले का लूप है वो नेफ्रॉन में कहाँ प्रेजेंट है, उसका साइज क्या है, उसके आधार पर भी हम नेफ्रॉन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखिए वेरी फर्स्ट जो टाइप होता है इसमें नेफ्रॉन का, इसे कहा जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जबकि जो सेकेंड टाइप जिसके बारे में हमें स्टडी करना होता है वो क्या होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं, हम इसे स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दे आर फाउंड इन द आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये एक ऐसा नेफ्रॉन होता है स्ट्रैंड जो कहां पे पाया जाएगा, मैंने कहा ये प्रेजेंट कहां होते हैं, आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स पे। ये जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है किडनी का, उसके आउटर पार्ट मतलब उसके बाह्य भाग में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट ये है कि चूंकि ये आउटर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है और इसीलिए चूंकि ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि इसकी पोजीशन क्या है किडनी में, मैंने कहा इस प्रकार का जो नेफ्रॉन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसकी पोजीशन किडनी में क्या है, ये आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हम इसे कॉर्टिकल जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द लूप ऑफ हेनले का साइज, ठीक है। अब देखिए देयर हेनले लूप इज स्मॉलर, तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है यू शेप स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पर हेनले लूप का साइज क्या है, मैंने कहा हेनले लूप का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, क्या होता है, स्मॉलर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर 80% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन, इस प्रकार का जो नेफ्रॉन होता है जिसमें हेनले लूप का जो साइज है वो स्मॉल है, छोटा है, और साथ साथ ये कहाँ प्रेजेंट है, मैंने कहा ये आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के नेफ्रॉन के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स वाले भाग या फिर वल्कूट वाले भाग में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट ये देख रहे हैं कि दे आर द 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन, ये टोटल प्रोटीन का कितना परसेंट है, मैंने कहा टोटल प्रोटीन का जो है इस प्रकार का 80% होता है। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम और लाइन डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनका लोकेशन हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं नेफ्रॉन का एटिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में ही डिटेल में स्टडी किया है, तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है, कॉर्टिकल टाइप ऑफ नेफ्रॉन जो है उसका हम लाइन डायग्राम कैसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेफ्रॉन को मैंने कहा यहाँ से इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसका बॉमन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है, ये बॉमन्स कैप्सूल हो गया, और ये बॉमन्स कैप्सूल जो है वो आगे जाके कॉइलिंग शो करते हैं, नेक वाला पार्ट होता है, और नेक वाले पार्ट के बाद जो नेक्स्ट कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहते हैं पीसीटी, और यही पीसीटी इस तरह से ओपन हो जाता है किसमें, मैंने कहा एक यू शेप ट्यूब में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो हमने ये भी बना लिया, ठीक है, मैंने कहा हमने यहाँ पे यू शेप ट्यूब बना लिया है, और यही यू शेप ट्यूब जो है वो ओपन हो जाता है किसमें, मैंने कहा यही किसमें ओपन होता है, एक और क्वाइलिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डीसीटी, तो इस तरह से ये डीसीटी में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और फाइनली ये जो डीसीटी होता है इसका वो किसमें ओपन हो जाता है, मैंने कहा ये डीसीटी जो होता है स्टूडेंट ये एक प्रकार के डक्ट में ओपन हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे हम इन शॉर्ट फॉर्म इसको लेबल करते हैं, मैंने कहा देखिए यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट इसके आर्टरियोल को, जो कि आगे जा करके ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं और यहाँ पर ग्लोमेरुलस को फॉर्म करती हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, ये है इसका बॉमन्स कैप्सूल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ये बॉमन्स कैप्सूल है, ये इसका क्या है, मैंने कहा ये इसका पीसीटी है, ये इसका यू शेप LOH लूप ऑफ हेनले है, और ये इसका क्या है, मैंने कहा ये डीसीटी है, और लास्ट में जो डक्ट बने बनाया है ये क्या है, ये है कलेक्टिंग डक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने CD से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे इस एटिपिकल डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये बोल रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे डायग्राम को हम 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, मैंने कहा सपोज यहाँ पे इस डायग्राम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह से हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है, ये इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, कौन सा है, मैंने कहा ये इसका कॉर्टेक्स का पार्ट है, जबकि ये जो लोअर पार्ट आपको दिख रहा है ये इसका मेडुला वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या है, मेडुला वाला पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो आपको किस पार्ट में दिखाई दे रहा है, ये किडनी के कॉर्टेक्स वाले भाग में, वल्कूट वाले भाग में दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा, मैंने कहा यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल की बात करें, ग्लोमेरुलस की बात करें, या फिर कंबाइंडली हम मेलपिगियन बॉडी की बात करें, या फिर यहाँ पे पीसीटी वाला पार्ट एज वेल एज यहाँ पे डीसीटी, ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जो होता है वो इसके कॉर्टेक्स वाले भाग में पाया जाएगा, जबकि यहाँ पे ये कहा जाएगा कि मेडुला वाले भाग में जो है थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट जो होता है, पूरा कंप्लीट नहीं, मैंने यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले को बनाया है इसका साइज क्या बनाया है, मैंने बहुत छोटा बनाया है, ठीक है, तो इसका साइज क्या होता है, लूप ऑफ हेनले का साइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है, क्या होता है, स्मॉलर होता है।
अब देखिए यहाँ पे अगर इसका साइज क्या है, स्मॉलर है मतलब छोटा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि इस तरह के नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 80% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का टोटल 80% जो भाग होता है वो कॉर्टेक्स में पाए जाने के कारण इसे क्या कहेंगे, इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे नेफ्रॉन के सेकेंड टाइप की तरफ लीड करते हैं, वहां भी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड टाइप होता है, सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन, उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं जक्स्ट्रा, क्या कहते हैं इसे, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ये जो सेकेंड टाइप है नेफ्रॉन का, ये इसमें कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है, वही हमारा जो बेस है कि ये किडनी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले का साइज क्या होता है, ये टोटल कितने परसेंटेज ऑफ द टोटल नेफ्रॉन होता है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम देखने वाले हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है कि दे आर फाउंड इन द इनर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, मैंने कहा ये इनर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। आपको मैंने यहाँ पे बताया था उस वाले पार्ट में जब हमने यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन को डिस्कस किया था कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो था वो आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट था, जबकि ये किस में प्रेजेंट है, मैंने कहा ये इनर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मैंने कहा दे आर द 20% पार्ट ऑफ द टोटल नेफ्रॉन, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन होता है, वो 80% था, जबकि ये क्या है, मैंने कहा ये ओनली 20% पार्ट ऑफ द टोटल नेफ्रॉन होता है। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे लूप ऑफ हेनले या फिर हेनले के लूप जिसे हम LOH कह सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले जो है उसका साइज क्या है, मैंने कहा ये बिगर साइज में है, ये लॉन्गर है, क्या है ये, मैंने कहा ये लॉन्गर है। और इतने सारे पॉइंट हमने यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया, जिसे क्या कहते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। हालांकि ये 20% पार्ट ही होता है, लेकिन इसमें क्या कहा जाता है कि लूप ऑफ हेनले लॉन्गर है। अब ये किस प्रकार से लॉन्गर है, हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी अगेन हम नेफ्रॉन का डायग्राम बनाते हैं। इस नेफ्रॉन के डायग्राम में हम अगेन ये समझने की कोशिश करेंगे कि लूप ऑफ हेनले का साइज किस तरह से यहाँ पे क्या होता है, लंबा होता है। देखिए मैंने कहा ये कॉइलिंग वाला पार्ट हो गया, ये PCT का पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, ये इतना पार्ट जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये लूप ऑफ हेनले है। यू शेप स्ट्रक्चर मैंने लूप ऑफ हेनले तो बना दिया यहाँ पर, लेकिन आप अगर कंपेयर करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन को जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के साथ साथ, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देने को मिलेगा कि इसमें जो LOH जो है उसका जो साइज है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये कुछ एक बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों ही जो है इसके बीच में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सपोज मैंने कहा यहाँ पर भी हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये वाला पार्ट कौन सा है, ये इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, क्या है ये, मैंने कहा इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और ये क्या है, मैंने कहा ये इसका मेडुला वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट जो LOH के दोनों लिम्स आपको, दोनों भुजाएं दिख रही हैं, या लूप ऑफ हेनले आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैंने कहा ये लॉन्गर होता है साइज में, क्या होता है, मैंने कहा ये लॉन्गर साइज में होते हैं, मतलब इसकी लंबाई क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने इतने सारे पॉइंट जो है इसमें डिस्कस किया है। आपको बस इतना लर्न होना चाहिए कि लूप ऑफ हेनले का साइज किस प्रकार से वेरी करता है इन दोनों ही प्रकार के नेफ्रॉन में। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज अमाउंट होता है टोटल नेफ्रॉन का, और साथ साथ ये किडनी के कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसका पोजीशन क्या है। तो इस आधार पे हमने 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में, जो कि यहाँ पे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हम अब पढ़ने वाले हैं डिजीज़ के बारे में। देखिए इस डिजीज़ में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे स्पेशली किडनी डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी डिजीज़ जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे किडनी डिजीज़ में जो फर्स्ट डिजीज़ के बारे में हमें स्टडी करना है, ये क्या है, ये है
रिनल स्टोन। क्या है ये? रिनल स्टोन है। आपको इतना पता है, हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर लिया कि रिनल टर्म जो होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? मैंने कहा ये किडनी को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज। और यहाँ पर ये स्टोन है, स्टोन को आप जानते हैं इसे कहते हैं हम किडनी में जो पथरी का जो डिजीज देखा जाता है, या स्टोन का जो, या फिर स्टोन जैसे कुछ एक पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है किडनी में, तो रिनल स्टोन या फिर किडनी स्टोन इसे कहते हैं। इसके कौन कौन से रीजंस होते हैं, कौन कौन से कारणों की वजह से रिनल स्टोन और किडनी स्टोन हमें देखने को मिलता है, या फिर इस डिजीज के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसमें जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है ये क्या है कि ये क्यों होता है, इसका रीजन प्रोवाइडेड है। और इसके रीजन में क्या दिया हुआ है कि ये क्यों होता है? डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम ऑक्सोलेट पार्टिकल। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ प्रकार के सॉल्ट्स, अलग अलग प्रकार के जो सॉल्ट्स होते हैं, लवणों का क्या हो जाएगा? किडनी में डिपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सोलेट जो एक प्रकार का सॉल्ट होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सोलेट, इसके यहाँ पर और क्या प्रेजेंट हो सकता है? यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट के फॉर्म में कैल्शियम ऑक्सोलेट के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट भी पॉसिबल है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट भी क्या होते हैं? पॉसिबल्स होते हैं। और इन दोनों ही प्रकार के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, जमाव हो जाता है। कहाँ पे? मैंने कहा किडनी वाले पार्ट में। और जैसे ही इन दोनों ही प्रकार का इनऑर्गेनिक सॉल्ट का क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा किडनी में, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रिनल स्टोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस, इट अकर्स इन द फॉलोइंग केसेस। ये कब कब होता है इसके बारे में बताया हुआ है कि इसके क्या क्या रीजन हैं कि जिसकी वजह से हमें किडनी स्टोन देखने को मिलेगा, या फिर क्या वो रीजन है कि इस तरह के इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं, अकार्बनिक लवण हैं, वो किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं या जमाव को दर्शाते हैं। यहाँ पे वो सारे रीजंस के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट रीजन दिया हुआ है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द वाटर लॉस। ठीक है, कि जल मात्रा में हानि। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेसिव वाटर लॉस होता है, मतलब एब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया के द्वारा, अगर अवशोषण की क्रियाविधि के द्वारा अगर जल की अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाए? हानि हो जाए, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द वाटर लॉस की वजह से किडनी स्टोन पॉसिबल है। नेक्स्ट रीजन क्या है? नेक्स्ट रीजन है यहाँ पे एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द यूरिक एसिड। अगर ये जो उत्सर्जी उत्पाद है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिक एसिड कहते हैं। आप सभी को पता है, हमने इनिशियल लेक्चर में ही यूरिक एसिड के बारे में भी डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द यूरिक एसिड भी क्या है? इस रिनल स्टोन या फिर किडनी डिजीज का इंपॉर्टेंट रीजन होता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम थर्ड रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है? ये है एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ द मिल्क। अगर दूध का जो है सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाए, तो ये भी क्या हो सकता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द रिनल स्टोन पॉसिबल है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस के बारे में। अगर उपापचय की जो क्रियाएं हैं, उपापचय की क्रियाएं अगर क्या हो जाए? मैंने कहा इम्बैलेंस हो जाए, इनका बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे जो है कौन सा डिजीज होने का चांसेस है? मैंने कहा इससे रिनल स्टोन या किडनी स्टोन देखा जाएगा। इसी ऑर्डर में हम नेक्स्ट यहाँ पे रीज़न देखते हैं कि इन्फेक्शन एंड द हार्मोन इम्बैलेंस। यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन और संक्रमण की वजह से हो सकता है। यहाँ पे हमने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, उपापचय क्रियाओं में इम्बैलेंस के साथ साथ यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस भी वजह बन सकता है, रीज़न बन सकता है, कॉज हो सकता है बिहाइंड रिनल स्टोन। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पॉइंट प्रोवाइडेड है कि नाउअडेज लेजर टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड टू ब्रेक रिनल स्टोन। अभी आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में आजकल किस टेक्निक का और किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है कि किडनी में डिपॉजिट ये जो स्टोन के फॉर्म में जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, पीसेस में डिवाइड करने के लिए लेजर टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेजर टेक्निक के माध्यम से किडनी पे डिपॉजिट ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको
स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके बॉडी से क्या करते हैं, या तो हम एलिमिनेट करते हैं या फिर उसको हम निकाल लेते हैं, रिलीज आउट करते हैं, या फिर उसी के अंदर जो है इसको इतने ज़्यादा स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है जिसके माध्यम से उसका क्या हो सके, उसका एक्सक्रीट आउट नेचुरल प्रोसेस से हो पाए। तो हमने यहाँ पे वो सभी रीजंस और कॉज देखा, और ये क्यों होता है तो आपने ये देखा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट जैसे सब्सटेंस के जमाव की वजह से होता है किडनी में। तो हमने यहाँ पे किडनी डिजीज से रिलेटेड फर्स्ट डिजीज के बारे में क्या किया, स्टडी किया, और वो क्या था, ये रिनल स्टोन जिसे हम पथरी कहते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब देखिए नेक्स्ट डिजीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये क्या है, ये दिया हुआ है सिस्टाइसिस। ठीक है, यहाँ पे सिस्टाइसिस क्या है, सिस्टाइसिस यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा डिजीज़ है ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो किस वजह से होता है, मैंने कहा इट टेक प्लेस, इट अकर्स ड्यू टू द इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ब्लेडर। ये किस वजह से होता है, इसका रीज़न क्या है, मैंने कहा ये यूरिनरी ब्लेडर जो होता है मतलब मूत्राशय में इन्फेक्शन और संक्रमण की वजह से होता है। ठीक है, इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। तो अगर यूरिनरी ब्लेडर में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मैंने कहा उसकी वजह से ये सिस्टाइसिस डिजीज क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजीज दिया हुआ है ये किसके बारे में है, ये है नेफ्राइटिस के बारे में। किसके बारे में है, हम यहाँ पे नेफ्राइटिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और नेफ्राइटिस के बारे में वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या प्रोवाइडेड है, ये दिया हुआ है कि ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। यहाँ पर फर्स्ट तो क्या है, क्योंकि हम किडनी डिजीज की बात कर रहे हैं तो इसमें जो भी डिजीज हम पढ़ेंगे वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, ये किडनी में संक्रमण या फिर इन्फेक्शन की वजह से होगा। तो यहाँ पे नेफ्राइटिस डिजीज भी उसका मेन रीजन क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि देयर आर द फॉलोइंग सिम्टम्स अपीयर इन द नेफ्राइटिस। यहाँ पे कुछ प्रकार के लक्षणों के बारे में दिए हुए हैं कि कौन कौन से और किस प्रकार के सिम्टम्स इस नेफ्राइटिस डिजीज या किडनी के इन्फेक्शन से हमें दिखाई देता है, या फिर किडनी में संक्रमण होने के बाद हमें कौन कौन से लक्षण इस डिजीज में, इस रोग में हमें दिखाई देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इसमें जो प्राइमरी सिम्टम होता है वो क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो शरीर के तापमान का बढ़ जाना, ठीक है, तो और यहाँ पे इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, ये तो प्राइमरी रीजन है या फिर वो सिम्टम है। ठीक है, मतलब इसका प्राथमिक लक्षण है। सेकेंड सिम्टम क्या है, द्वितीयक लक्षण में दिया हुआ है कि ब्लड एंड द एल्बुमिन ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूरिन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यूरिन में जो है कंटेंट ऑफ ब्लड एंड एज वेल एज द प्रोटीन। एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये एल्बुमिन प्रोटीन का और सम अमाउंट में ब्लड का यूरिन के साथ रिलीज होना, ये भी क्या है, सिम्टम होता है नेफ्राइटिस का। एल्बुमिन प्रोटीन जो रिलीज होता है, इस डिजीज को हम एक और टर्म दे सकते हैं, इसे ही कहते हैं प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया वो कंडीशन है जिसमें ये जो यूरिन का कंटेंट है उसके साथ प्रोटीन का अत्यधिक मात्रा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, मैंने कहा यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा नेक्स्ट डिजीज के बारे में, किडनी डिजीज जो कि नेफ्राइटिस था। यहाँ पे ये क्यों होता है, ये रीज़न बताया गया कि किडनी में इन्फेक्शन की वजह से होता है। और किडनी में इन्फेक्शन से कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको इस नेफ्राइटिस डिजीज में, तो फर्स्ट होता है बॉडी का टेम्परेचर, उसका हीट का क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ब्लड और एल्बुमिन प्रोटीन जो होते हैं वो यूरिन में जो है, मूत्र में हमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या फिर उसमें दिखाई देते हैं। ये सब सारे सिम्टम्स थे जिसके बेसिस पे हम नेफ्राइटिस डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में हम सम मोर डिजीज के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये डिजीज क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है गाउट के बारे में। किसके बारे में, यहाँ पे गाउट के बारे में दिया हुआ है कि गाउट डिजीज जो है उसका रीजन क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ इट इज अ डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड इन द सॉफ्ट टिश्यू, ज्वाइंट एंड कार्टिलेज एंड द किडनी। यहाँ पर इस गाउट डिजीज का बेसिक रीजन क्या है, ये क्यों होता है, मैंने कहा गाउट डिजीज किडनी या फिर कार्टिलेज, ठीक है, किडनी और कार्टिलेज में किसके डिपोजिशन, किसके जमाव की वजह से होता है। वो कौन कौन से सब्सटेंस या पदार्थ होते हैं जो कि किडनी या फिर कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। तो ये क्या है, बोन डेवलपमेंट का इनिशियल स्टेज होता है और बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो
तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किडनी या फिर उपास्थि में अगर यूरिक एसिड के साथ साथ कुछ प्रकार के जो सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, यूरिक एसिड के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है। ये क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, और अगर इसका डिपोजिशन हो जाए कहाँ पे? किडनी वाले पार्ट में या फिर कार्टिलेज में हो जाए, जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अलग अलग ज्वाइंट्स में भी इस प्रकार के उत्सर्जी उत्पाद का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? उससे गाउट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। इसी ऑर्डर में नेक्स्ट डिजीज दिया हुआ है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? ये है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज, ठीक है। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज क्या होता है? किस प्रकार का डिजीज, किसमें? इन्फेक्शन की वजह से होगा। अगर इन्फेक्शन जो है, अगर संक्रमण विशेष रूप से मानव के उत्सर्जन तंत्र में किस वाले भाग में हो जाए, मैंने कहा अगर ग्लोमेरुलाई, जो कि यहाँ पे कैपिलरीज या केशिकाओं का जो स्तर है उसमें अगर ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में या ग्लोमेरुलाई वाला पार्ट क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन का होना। इन्फ्लामेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे ग्लोमेरुलाई जो है उसमें क्या क्रिएट होता है? इसमें प्रदाह का कंडीशन देखा जाएगा, मतलब इसमें जो है पेन जो है, यहाँ पे पेन या फिर जलन, इन्फ्लामेशन जैसे कुछ एक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसके बेसिस पे हम इस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस डिजीज को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस सेगमेंट में 2 टाइप ऑफ डिजीज के बारे में डिस्कस किया, गाउट के बारे में, और हमने यहाँ पे देखा कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज किस रीजंस की वजह से होता है, और इसकी वजह से ग्लोमेरुलस केशिकाएं जो होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उसमें यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो हमने इसी के साथ जो भी किडनी से संबंधित डिजीज थे उसके बारे में स्टडी किया, साथ साथ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन को हमने इस लेक्चर में कवर किया। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो होता है वो होता है यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसको समझने वाले हैं। यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे 3 स्टेप्स में स्टडी करते हैं, और वो 3 स्टेप कौन से होते हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जहाँ से एग्जाम में, वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के बारे में। अब अगर यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म की बात करें तो हम यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर रहे हैं कि हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैकेनिज्म या फिर फिजियोलॉजी, ठीक है। मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, एक क्रियाविधि या फिर फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं जिसके माध्यम से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यहाँ पे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि या फिर यूरिन फॉर्मेशन के जो मेथड होता है उसको हम 3 स्टेप्स में स्टडी करते हैं। 3 प्रकार के चरण होते हैं जो कि यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, वेरी फर्स्ट इस मैकेनिज्म में जो हम स्टेप स्टडी करते हैं, मैंने कहा कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप्स हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का वो क्या होता है? इट इज अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब इन सारे स्टेप को हम 1 बाय 1 सीक्वेंस में स्टडी करेंगे कि किस स्टेप में किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होने वाला है। तो इसमें यूरिन के फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप को हमने कह दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए, इसे कहा जाएगा परानिस्यंदन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है परानिस्यंदन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परानिस्यंदन कहते हैं, ठीक है। तो ये परानिस्यंदन जो है इसे हमने कह दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन इसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में ये कहा जाएगा कि इसमें जो भी स्टेप्स होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो चूंकि ग्लोमेरुलस वाले भाग में देखा जाता है, इसीलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ साथ हम उसे और क्या कह सकते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ पे और क्या कह सकते हैं? यहाँ पे ग्लोमेरुलर, क्या कह सकते हैं इसे कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब देखिए, हमने फर्स्ट स्टेप के बारे में स्टडी किया जिसके माध्यम से यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप जो होता है ये होता है चयनात्मक अवशोषण, ठीक है। और चयनात्मक अवशोषण की जो क्रियाविधि यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन
से संबंधित है, इसको कहते हैं सेलेक्टिव, क्या कहेंगे इसे कहेंगे सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन क्यों बोला, एब्सॉर्प्शन क्यों नहीं बोला, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है ये क्या है, ये है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है चयनात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं, पुनः अवशोषण कहा जाएगा। इसमें जो है वेरियस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन या फिर अवशोषण की क्रियाविधि देखी जाती है, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेप्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के बारे में हमने देखा, सेकेंड स्टेप के बारे में देखा। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप जो लास्ट स्टेप होता है मिशन का, वो क्या है? देखिए यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है इसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है ये भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन को नलिकीय स्त्रावन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है नलिकीय स्त्रावन की प्रक्रिया इसे कहते हैं, जिसमें जो है यहाँ पे अननेसेसरी अमाउंट ऑफ जो भी कंटेंट होता है ब्लड का, उसे क्या करते हैं? आउट करते हैं। अब देखिए इफेरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से इसे बाहर निकालते हैं। तो एक और बार हम ये डिस्कस कर लें कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स थे जिसके बारे में आपने स्टडी किया। मैंने कहा अगर हम मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि और फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप आपने देखा, इट वाज अबाउट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? परानिस्यंदन, या ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में जो है मैक्सिमम देखा जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया हुआ है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। यहाँ पर चयनात्मक पुनः अवशोषण कहा जाता है, लेकिन आप ये टर्म देख रहे हैं, इसे हमने बोला है रीएब्सॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि एक बार एब्सॉर्प्शन जो है डाइजेशन के बाद हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद आपने एब्सॉर्प्शन के प्रोसेस के बारे में देखा था व्हेन वी स्टडीड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट वाज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वहाँ पे आपने देखा कि डाइजेशन के जस्ट बाद भी क्या हो जाता है? अवशोषण होता है, और अवशोषण एक और बार हो रहा है यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन में। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेल इट एज अ रीएब्सॉर्प्शन। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको? इसे हम कह रहे हैं रीएब्सॉर्प्शन कह रहे हैं, पुनः अवशोषण कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप हमें देखा ये क्या था, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से जो भी ब्लड का अननेसेसरी पार्ट होता है, या फिर आप ये कहें जिसका फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, जिसका रीएब्सॉर्प्शन भी पॉसिबल नहीं है, पुनः अवशोषण भी संभव नहीं है, वो क्या होगा? लास्ट में इफेरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से, अपवाही धमनिका के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा, तो हमने ये 3 स्टेप जो स्टडी किया है यूरिन फॉर्मेशन का, इसमें हम वेरी फर्स्ट स्टेप के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। और देखिए जो इसमें फर्स्ट स्टेप है ये क्या है, हम यहाँ पे जो है स्टेप नंबर फर्स्ट को क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। और स्टेप फर्स्ट क्या है? इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। इसके बारे में जो पॉइंट्स आपको स्टडी करना है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑल द टाइप्स ऑफ प्रेशर जो कि इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और परानिस्यंदन के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप के प्रेशर और अलग अलग प्रकार के दाब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये परानिस्यंदन जो होता है इसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगेन हम क्या स्टडी करेंगे? यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ नेफ्रॉन में जो बॉमन्स कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस का जो एटिपिकल डायग्राम हमने स्टडी किया था, उसी डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो मैक्सिमम किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में देखा जाता है। मैंने आपको कहा कि ये नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस या फिर जो है बॉमन्स कैप्सूल या फिर यूँ कहें कि मेलपिगियन बॉडी में देखा जाता है। तो हम इसी में
स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसी स्टेप को समझने के लिए नेफ्रॉन का वो पार्ट अगर बनाएं तो हम इसे बनाने वाले हैं जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के दाब के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाने वाला हूँ ये क्या है, आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर जो होता है ये बॉमन्स कैप्सूल का होता है। ठीक है, ये बॉमन्स कैप्सूल है। बॉमन्स कैप्सूल के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर ही क्या होते हैं, 2 टाइप्स के आर्ट्रियोल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये जो 2 टाइप्स ऑफ आर्ट्रियोल होता है इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एक आर्ट्रियोल ये हो गया, इस आर्ट्रियोल को ही क्या कह देंगे, जो कि आपको ये वाइडर दिखाई दे रहा है, ये ब्रॉड पार्ट या चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, इसी आर्ट्रियोल को कहा जाता है अफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम 2 टाइप्स ऑफ आर्ट्रियोल की बात करेंगे, उन सारा मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन क्या है, पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको आर्ट्रियोल दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, ये जो आर्ट्रियोल आपको दिखाई देता है इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है अफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इसके बारे में हम अगेन एंड अगेन स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको जब यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन बताया था वहाँ पर ही मैंने आपको मेंशन किया था कि आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें इस डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए हम इस डायग्राम के माध्यम से ही इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अफरेंट आर्ट्रियोल है, ये क्या है, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, अफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, अफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं धमनिका, और ये किस प्रकार का धमनिका है, ये अभिवाही धमनिका है। ठीक है, तो आर्टीरियोल मेंशन किया और इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं कि ये जो धमनिका है ये है अभिवाही धमनिका। हम इसे पहले लेबल कर लें फिर उसके बाद हम मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाला जो आर्ट्रियोल का पार्ट होता है ये क्या होता है, मैंने कहा ये वाइडर होता है। क्या होता है, ये वाइडर होता है। वाइडर का मतलब है कि ये अत्यधिक चौड़ा भाग है या ब्रॉड पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट तो इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए ये कहा जाता है कि ये नैरो पार्ट होता है एज कंपेयर टू अफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो आर्ट्रियोल होता है ये क्या होता है, नैरो कहते हैं, या फिर इसे आप कहते हैं ये संकरा भाग होता है। ठीक है, और इसी पार्ट को हम और क्या कह सकते हैं, अगर हमने इसे अफरेंट आर्ट्रियोल बोला है, अभिवाही धमनिका कहा है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं इफेरेंट आर्टीरियोल, आर्टीरियोल कहते हैं। इफेरेंट आर्ट्रियोल को हम और क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं अपवाही धमनिका। क्या कहते हैं, अपवाही धमनिका कहते हैं। और मैंने आपको ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैनी टाइम्स डिस्कस कर दिए हैं हम इसके बारे में कि स्पेशली अगर इस एफरेंट आर्ट्रियोल की बात करते हैं तो ये आर्ट्रियोल होता क्या है, इट इज़ अ फाइन ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी की क्या है, एक फाइन ब्रांच है, वेल डेवलप्ड शाखा होती है। अब हम यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के स्टेप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपको इतना सा बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्लड जो है वो एंटर किस आर्ट्रियोल के माध्यम से होता है। यहाँ पे देखते हैं कि अफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से ब्लड क्या होता है, एंटर होता है। इसको हम मेंशन करने वाले हैं कि ब्लड एंटर की बात करें कि रक्त किस आर्ट्रियोल से प्रवेश करता है, तो मैंने कहा इसी आर्ट्रियोल से रक्त क्या होता है, प्रवेश करता है। जबकि आपको ये पता होता है कि ये जो इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है इससे क्या हो जाता है, मैंने कहा इससे ब्लड क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, या फिर इसे कहेंगे इसी से ब्लड क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। क्या होता है, ब्लड आउट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ब्लड एंटर हो रहा है या फिर ब्लड क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड अगर यहाँ से एंटर हो रहा है तो एग्जिट जो है यहाँ पे इफेरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से है। लेकिन हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि रक्त का प्रवेश अगर इस अफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से हो रहा है तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे वो प्रेशर की बात करते हैं या फिर उस प्रकार के दाब की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं जिस प्रेशर के साथ ब्लड इस अफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से इस ग्लोमेरुलस में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो उसकी बात करें, देखिए हम यहाँ पे फाइन ब्रांचेस भी बनाते हैं। ये जो आपको 50 टाइप के जो कैपिलरीज के ब्रांचेस होते हैं इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इन
सभी पार्ट को मेंशन या लेबल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब क्या होता है कि ब्लड किस दाब से, मैंने कहा ये ब्लड एंटर तो हो रहा है, प्रवेश तो कर रहा है, लेकिन ये एंटर किस प्रेशर के साथ इस अफेरेंट आर्ट्रियोल में करता है। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, जिस दाब के साथ, जिस प्रेशर के साथ यहाँ पे ब्लड इसके अफेरेंट आर्ट्रियोल में एंटर होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, क्या है ये? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड है। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है स्टूडेंट, इसे ही हम और क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं द्रव स्थैतिक दाब। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या द्रव स्थैतिक दाब है ब्लड का, जिस दाब के साथ यहाँ पे ब्लड एंटर होता है अफेरेंट आर्ट्रियोल जैसे धमनिकाओं में, तो यहाँ पर इस दाब को तो कह दिया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, द्रव स्थैतिक दाब है। इसकी वैल्यू क्या है? इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो वैल्यू है, उससे पहले हम ये देखें कि इस प्रेशर को हम किस सिंबल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मैंने कहा इसे जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हमने यहाँ पे पीबी को मेंशन कर दिया है, पीबी बोल दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पीबी रिप्रेजेंट किया। अब क्या होता है कि यहाँ पे पीवी की वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पर पीवी की वैल्यू होती है 60 mm ऑफ Hg। क्या है? मैंने कहा यहाँ पर इस दाब की वैल्यू क्या है? इस दाब की वैल्यू है 60 mm ऑफ Hg। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ कि चूंकि हम ऐसे दाब या प्रेशर की बात कर रहे हैं जिस दाब के साथ, जिस प्रेशर के साथ ब्लड जो है एंटर हो रहा है, तो ये पीबी है। क्या ये? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को पीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू 60 mm ऑफ Hg है। साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ग्लोमेरुलर जो है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर या फिर ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में जो रक्त प्रवेश हो रहा है, तो इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो बोलते हैं, लेकिन कंप्लीटली हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं GHP। क्या कहते हैं इसे? GHP। ब्लड एंटर होता है तो किस पार्ट में जाने वाला है? मैंने कहा ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में जाने वाला है। और इसी प्रेशर को, इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, जिसकी वैल्यू कितनी है? 60 mm ऑफ Hg है। आप इतना जानते हैं कि दाब का यूनिट क्या है, हमने यहाँ पे mm ऑफ Hg से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे जो GHP की वैल्यू है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसे? यहाँ पे जो GHP है इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलर, क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। तो ये GHP हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 60 mm ऑफ Hg के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रेशर के बारे में हम डिस्कस कर लें, जो कि यहाँ पे अप्लाई होता है। अब ये ब्लड का कंटेंट कहाँ पहुँचेगा? देखिए इस आर्ट्रियोल के माध्यम से अब ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा? इसके कैपिलरी में पहुंच जाएगा। इसके कैपिलरी में पहुंचने के बाद, मैंने कहा सपोज ये ब्लड का कंटेंट यहाँ पर आ गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में व्हेन वी स्टडीड अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, आपने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल के इनर साइड में क्या होते हैं? मैंने कहा इस तरह से यहाँ पर जो है पोडोसाइट्स जैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का वर्क करने वाले हैं। अगर ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात, सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो ब्लड का कंटेंट है जो यहाँ पे फिल्ट्रेट होके बाहर आएगा, ठीक है। मैंने कहा सपोज यहाँ पे जो है ब्लड फिल्ट्रेट होके बाहर आ गया और इस ब्लड के कंटेंट को हमने यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये क्या है? फिल्ट्रेट का पोर्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक ब्लड तो पहले कहाँ पे आया? इसके कैपिलरी में आया। किसके कैपिलरी में? मैंने कहा यहाँ पे ग्लोमेरुलस के कैपिलरी में आया। लेकिन इसके कैपिलरी में जब ब्लड यहाँ पे एंटर होता है तो इसकी वजह से जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है, इस प्रेशर को क्या कहते हैं? जो कि यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो प्रेशर अप्लाई होता है इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे इसे? परासरणीय दाब बोलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन। हम यहाँ पे किस प्रकार के प्रेशर की बात करने वाले हैं?
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन में भी हम यहाँ पे एल्बुमिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन इन विच कैपिलरी, हम किस कैपिलरी में ये प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं या फिर ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो मैंने कहा ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में क्या होता है, अप्लाई होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लेबल कर दिया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक और बार हम यहाँ समझने की कोशिश, ये जो ब्लड एंटर हो रहा है जिस प्रेशर के साथ, उसे हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड बोला, जिसकी वैल्यू 60 mm ऑफ Hg है। लेकिन जिस प्रेशर के साथ ब्लड इस आर्ट्रियोल में एंटर होते हैं, तो इस प्रेशर के अगेंस्ट, इस प्रेशर के विरोध में काम करने वाले 3 मोर टाइप्स ऑफ प्रेशर अप्लाई होता है। 3 अन्य प्रकार के दाब भी क्या होते हैं, यहाँ पे अप्लाई होते हैं, जो बिल्कुल किसके अपोजिट होते हैं। मैंने कहा ये जिस प्रेशर के साथ ब्लड इसमें एंटर करता है, इस प्रेशर के विरुद्ध में या इसके अपोजिट में कार्य करने वाले प्रेशर क्या है, उसमें से एक प्रेशर को हमने डिस्कस किया, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ब्लड के एंटरिंग प्रेशर के अपोजिट में। तो मैंने कहा ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में अप्लाई हो रहा है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने किस सिंबल से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने कहा ये ओपी है। क्या है ये, मैंने कहा यहाँ पे इस प्रेशर को हमने ओपी बोल दिया है। और ये जो ओपी की जो वैल्यू है यहाँ पे, वो किसके इक्वल है, इसका वैल्यू क्या है, मैंने कहा इसका एग्जिट वैल्यू जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो 30 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है, मैंने कहा ये 30 mm ऑफ Hg होता है, या फिर इस दाब के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात करते हैं, यहाँ पे अब ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू 30 mm ऑफ Hg के इक्वल है, इसके बाद ये जो है छन करके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के माध्यम से ये कहाँ आ जाते हैं, मैंने कहा कंटेंट जो है वो यहाँ पर आ गया है ब्लड का, और इसे क्या कहते हैं, इस कंटेंट को जो कि फिल्ट्रेट हो करके बॉमन्स कैप्सूल के इनर साइड एंटर हो रहा है, इस कंटेंट को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। और इस फिल्ट्रेट के द्वारा अब जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, अप्लाई किया जाएगा इस फिल्ट्रेट के द्वारा, इस प्रेशर को क्या कहते हैं, इस प्रेशर को जो कहते हैं यहाँ पे हम उसे मेंशन करने वाले हैं, लेबल करने वाले हैं। मैंने कहा इस प्रेशर को भी कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं यहाँ पे, इसे भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फिल्ट्रेट, किसकी वजह से अप्लाई हो रहा है, मैंने कहा एक्सर्टेड बाय फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट भी क्या करता है, प्रेशर को अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है। और इस प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा ये जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है, अप्लाई हो रहा है इस फिल्ट्रेट के माध्यम से, तो यहाँ पे इस फिल्ट्रेट के द्वारा अप्लाई हो रहे प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं PF से। ठीक है, हमने क्या कहा, इसे यहाँ पे फिल्ट्रेट के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होता है इसे हमने PF से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसकी वैल्यू क्या है, अब इसकी वैल्यू 10 mm ऑफ Hg के इक्वल है। किसके इक्वल है, मैंने कहा यहाँ पे फिल्ट्रेट के द्वारा अप्लाई किया जा रहा जो प्रेशर है वो 10 mm ऑफ Hg के इक्वल है। और मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों ही प्रकार के प्रेशर जो मैंने आपको बताया है, ये दोनों ही प्रकार के प्रेशर, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड जो कि 60 mm ऑफ Hg के बराबर था, उसके विरोध में कार्य करते हैं, उसके अपोजिट में कार्य करते हैं। और मैंने आपको ये भी बोला है कि इस प्रेशर के अपोजिट में कार्य करने वाले 3 टाइप्स के प्रेशर होते हैं। अब ये 3 टाइप्स के प्रेशर में से मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में बता दिया है। अब एक और टाइप, 1 मोर टाइप ऑफ प्रेशर के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। अब जो ये प्रेशर अप्लाई होता है वो किसके द्वारा होता है, पहले हम ये देखते हैं। देखिए इस प्रकार के ट्यूब या फिर नलिका
के बाहर भी कुछ एक फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ एक फ्लूइड का कंटेंट प्रेजेंट होता है इस नलिका के बाहर भी। तो मैंने कहा यहाँ पर सपोज ये कुछ एक फ्लूइड का कंटेंट है, यहाँ पर ये फ्लूइड का कंटेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लूइड है ये प्रेजेंट कहाँ है, ये ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट है। और ये जो यहाँ पे कंटेंट होता है फ्लूइड का, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फ्लूइड जो है उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दाब इसके द्वारा, इस प्रकार के फ्लूइड के द्वारा जो दाब अप्लाई किया जाएगा वो इस दाब के क्या होगा, पीबी के अगेंस्ट होगा। तो मैंने कहा इस दाब को क्या कहते हैं, इस दाब को भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही कहा जाता है। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही कहा जाता है। लेकिन ये जो हाइड्रोस्टैटिक द्रवस्टैटिक दाब होता है उसे अब अप्लाई कौन कर रहा है, मैंने कहा इट इज एक्सर्टेड बाय, इट इज एक्सर्टेड बाय विच टाइप ऑफ फ्लूइड, मैंने कहा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। किस प्रकार के फ्लूइड के द्वारा ये अप्लाई होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के द्वारा अप्लाई होता है। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है स्टूडेंट, इसे ही क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं अंतराली द्रव। क्या कहते हैं इसे कहते हैं अंतराली द्रव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड प्रेशर के बारे में जो कि इसके विपरीत काम कर रहा है, इसे मैंने कहा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट आउटसाइड द ट्यूब्यूल, नलिका के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अगर ये अंतराली द्रव है तो अब हम इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार के दाब को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, मैंने कहा इस प्रकार के दाब को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट किससे, मैंने कहा इसे हम पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो 10 mm ऑफ Hg के इक्वल है। किसके इक्वल है, 10 mm ऑफ Hg के इक्वल है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये सारा कंसेप्ट जो है बुक में प्रोवाइडेड नहीं होता है, बुक में ओनली थ्योरी गिवन है। लेकिन उस थ्योरी को हमें समझना किस अकॉर्डिंग है उसको हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने वेरियस टाइप ऑफ प्रेशर के बारे में देखा। इन सभी प्रेशर के द्वारा क्या होता है, मैंने कहा इन सभी प्रेशर के द्वारा यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये तीनों ही प्रकार के प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी में अप्लाई हो रहा है ओपी, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द फिल्ट्रेट जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 10 mm ऑफ Hg, ओपी की वैल्यू है 30 mm ऑफ Hg। एंड यहाँ पे इस ट्यूब्यूल के बाहर पाए जाने वाले द्रव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के द्वारा अप्लाई किया हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पीआई कहते हैं या फिर 10 mm ऑफ Hg के इक्वल इसकी वैल्यू है। अब देखिए ये तीनों ही प्रकार के प्रेशर के बारे में आपने यहाँ देखा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी प्रेशर को क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी प्रेशर के माध्यम से एक कंसेप्ट फाइंड करने वाले हैं। ये क्या है, देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि इसका, इस कंसेप्ट का हमें यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये अब नोट पॉइंट है जिसे यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इस नोट पॉइंट में आपको क्या बताऊँगा, इस नोट पॉइंट में बस हम ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रेशर होता है GFP। क्या होता है, GFP होता है। मैं आपको बता दूं कि इसी प्रेशर को समझने के लिए हमने यहाँ पर इतना सारा कंसेप्ट क्या किया है, स्टडी किया है। यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है इसे क्या कहते हैं, GFP को कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर, क्या कहते हैं इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या कहते हैं इसे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा जाता है। और यहाँ पे जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर इतने सारे प्रेशर के बारे में क्या किया, स्टडी किया। अब अगर GFP के वैल्यू फाइंड करें तो इसका तरीका क्या है, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर GFP इज इक्वल टू, मैंने कहा ये किसके इक्वल होता है, मैंने कहा ये जो टोटल प्रेशर होता है ब्लड का क्या है, मैंने कहा ये PB। और इसके अपोजिट में इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बता देता हूँ मैं आपको।
उसके बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। मैंने कहा यहाँ पे क्या है, पीबी है, क्या है, टोटल प्रेशर तो पीबी है, और यहाँ पे इस प्रेशर के जो अगेंस्ट वर्क कर रहे प्रेशर हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेशर है ये क्या है, ये है ओपी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओपी को क्या करना पड़ेगा, इस टोटल प्रेशर में से माइनस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये तीनों प्रेशर एक साथ मिलके इसके विरोध में काम कर रहे हैं, अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं ओपी प्लस साथ साथ यहाँ पे पीएफ की बात करते हैं, पीएफ के साथ साथ यहाँ पे हम पीआई की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये एक और बार हम समझ लेते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरे कहा इसका फॉर्मूला होता है पीबी माइनस ओपी प्लस पीएफ प्लस पीआई। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखा ये तो क्या है, टोटल प्रेशर है, और इसके अगेंस्ट में जो भी प्रेशर तीनों प्रकार के काम कर रहे हैं उसको मैं टोटल करके ऐड करके इसमें से माइनस कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये पीबी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तीनों प्रेशर, तो यहाँ पे इस टोटल प्रेशर में से मैंने इन तीनों को क्या कर दिया है, ऐड करके माइनस कर दिया है, और ऐसा करने से हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो मिल जाएगा। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। एक बार हम इसके वैल्यू को हम क्या कर लें, फाइंड कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको कहा कि ये जो पीबी है, पीबी की वैल्यू कितना है, मैंने कहा यहाँ पे 60 mm ऑफ एच है, आप ये देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ओपी की वैल्यू कितना है, ओपी यहाँ पे 30 mm ऑफ एच के इक्वल है। अगर यहाँ पे ऊपर दिए गए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अगर हम पीएफ की वैल्यू देखें तो ये यहाँ पर कितना है, 10 mm ऑफ एच है, और यहाँ पे पीआई इंटरस्टिशियल फ्लूइड के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर भी कितना है, ये 10 mm ऑफ एच है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, अब वैल्यू फाइंड करें। मैंने कहा 60 माइनस ये कितना हो गया, 30 10 40 40 10 50, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 60 माइनस 50 लिख सकते हैं। मैंने कहा 60 माइनस 50, तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू है वो क्या मिल गया आपको, मैंने कहा ये 10 mm ऑफ Hg मिल गया है, ठीक है। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वैल्यू है वो हमें कितना मिल गया, मैंने कहा ये 10 mm ऑफ Hg मिल गया। अब देखिए ये जो 10 mm ऑफ Hg है डायरेक्टली बुक में इसकी वैल्यू प्रोवाइडेड है, लेकिन ये 10 mm ऑफ Hg आया कहाँ से, पहले हमें इतना सब कुछ स्टडी करना पड़ा, उसके बाद हम ये समझ पाए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर की जो वैल्यू है वो आखिर 10 mm ऑफ Hg हमें कैसे मिलता है, ठीक है। अब देखिए हम एक और बार रिवाइज कर लेंगे सभी कंसेप्ट को। मैं अब आपको पहले ये समझा दूं कि यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है इसको हाउ वी कैन डिफाइन इट, हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए इसको डिफाइन करने का सिंपल सा जो फिनोमिना होता है वे होता है, वो क्या होता है, मैंने कहा इट इज़ अ प्रेशर एट विच, ठीक है। ये किस प्रकार का प्रेशर होता है, इट इज़ ए प्रेशर, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर, एक प्रकार का दाब है, एट विच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मैंने कहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन is going to take place, is going to take place, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर ये देखा कि हाउ वी कैन डिफाइन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया। हमने देखा यहाँ पे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर इज दैट टाइप ऑफ प्रेशर एट विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। ये वही दाब है जिस पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिस्यंदन की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है, मतलब 10 mm ऑफ Hg के इक्वल है। अब यहाँ पे इन सभी कंसेप्ट को हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपने क्या स्टडी किया। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपने क्या स्टडी किया, आपको मैं यहाँ पे ये सारा कंसेप्ट वन मोर टाइम क्या कर दूँ, रिवाइज कर दूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कितने टाइप्स के प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, उसके बारे में कंसेप्ट प्रोवाइड किया। हमने बॉमन्स कैप्सूल बनाया, हमने यहाँ पे आर्ट्रियोल बनाया। आर्ट्रियोल में मैंने कहा कि अफरेंट आर्ट्रियोल होता है, इसके माध्यम से ब्लड एंटर होता है, ये वाइडर होता है। इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड एग्जिट होता है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे ब्लड एग्जिट हो रहा है, आउट हो रहा है, और यहाँ पे ये नेरो है, संकरा भाग होता है। इसमें जिस दाब के साथ ब्लड एंटर होता है, जिस दाब के साथ ब्लड प्रवेश करता
होता है, यहाँ पे उस दाब को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। इसे मैंने पीबी सिंबल से रिप्रेजेंट किया, जो कि 60 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। और साथ साथ मैंने कहा कि इस 60 mm ऑफ Hg प्रेशर के साथ ब्लड जो है अफरेंट आर्ट्रियोल में प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में पहुंच जाएगा। अब इस कैपिलरी में भी एक प्रकार का दाब अप्लाई होता है, इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे हम ओपी के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओपी की वैल्यू 30 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। और यहां पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन, स्पेशली कौन सा प्रोटीन, मैंने कहा एल्बुमिन प्रोटीन इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी की बात कर रहे हैं। ओपी प्रेशर की वैल्यू 30 mm ऑफ Hg है। यहां पे अगर उस फिल्ट्रेट की बात करें, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, मैंने कहा जो कि यहाँ पे छन के इधर आ गया, वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है। और इस फिल्ट्रेट के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होता है, इसे हाइड्रोस्टैटिक एक्सर्टेड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द फिल्ट्रेट कहते हैं। इसे मैंने पीएफ से रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी वैल्यू 10 mm ऑफ Hg के क्या है, इक्वल है। साथ साथ यहाँ पे कुछ टाइप के जो फ्लूइड होते हैं वो इस ट्यूब्यूल के बाहर भी प्रेजेंट होते हैं, और उसके द्वारा मतलब इस फ्लूइड के द्वारा जो अप्लाई किया जाने वाला जो प्रेशर होता है, इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। पीआई से रिप्रेजेंट किया। इसकी वैल्यू 10 mm ऑफ Hg के बराबर है। यहाँ पे 10 mm ऑफ Hg के इक्वल है क्या, मैंने कहा ये जो आपको पीएफ है वो भी क्या है, 10 mm ऑफ Hg के इक्वल है। ये तीनों ही प्रकार के प्रेशर, इस टोटल प्रेशर जिसके माध्यम से ब्लड एंटर होता है, उसके अपोजिट वर्क कर रहा है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हमने जीएफपी के फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए किया। यहाँ पे जीएफपी क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। इट इज दैट टाइप ऑफ प्रेशर एट विच दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। अगर यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा तो टोटल प्रेशर में से हमने इसके अगेंस्ट काम करने वाले तीनों ही टाइप के प्रेशर को माइनस कर दिया, तो 60 में से -50 हो गया। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू जो है 10 mm ऑफ Hg होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने एक तो देखा यहाँ पे जीएफपी, जिस पे ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन एक और प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसे हमने कहा था क्या, जिसे हमने कहा था जीएचपी। जिसे क्या कहा था, इसे हमने जीएचपी कहा था। जीएचपी क्या होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो दाब रुधिर का या वो ब्लड का प्रेशर जिसके माध्यम से ये क्या होता है, एंटर होता है इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ प्रोसेस क्या किया है, मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारा कंसेप्ट था, उसके बारे में हमने क्या किया, स्टडी किया। कहीं से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस के बारे में देखा, जहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के दाब के बारे में क्या किया, स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, एंड दैट इज बेसिकली नन एज ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, चयनात्मक पुनः अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।